क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम वैल्यू ऑफ m शुड बी। ठीक है, एक सिस्टम दिया है, एक ये रॉड है, रॉड पे 3 मासेस रखे हुए हैं और ये एक वेज है, वेज के ऊपर यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है और कह रहे हैं ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता है, मतलब बैलेंस रहता है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ये जो m है, m की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो आप जरा इसमें ये देखो कि अगर आप इस पॉइंट, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, जितना इस 12 kg का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही इस m मास का और इस 3 kg मास का क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज टॉर्क। लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट p के अबाउट, ये जो पॉइंट p है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क आना चाहिए उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आना चाहिए ताकि नेट टॉर्क कितना हो जाए, 0। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12, ये 12 मास है तो वेट कितना लग रहा होगा, 12g। ठीक है, तो 12g ये तो हो गया वेट यानी फोर्स, और ये डिस्टेंस कितनी l, तो 12g इंटू एल। ठीक है, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, तो इस मास m की वजह से कितना होगा, तो मास का वेट mg और लेंथ कितनी है l/2। ठीक है, प्लस इस 3 kg का वेट 3 इंटू जी इंटू ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ l प्लस l/2। तो ये टोटल लेंथ 3 kg की इस पॉइंट p से टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी l प्लस l/2 यानी 3l/2, 3 टाइम्स l/2। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है यहाँ से, g, g और ये g कैंसिल हो सकता है, ये l और ये l कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू m/2 प्लस 9/2। ठीक है, तो ये 24 इज इक्वल टू m प्लस 9। तो m कितना हो जाएगा यहाँ से, m हो जाएगा 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 यानी ये कितना हुआ, लगभग 15। कितना होगा ये, 15 kg, यानी m मास कितना होना चाहिए, 15 kg। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, सेकंड पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का। आपको ये तीन मासेस दिए हैं, एक मास है m1, m1 ये लिखा है पॉइंट ए पर, एक मास है m2 पॉइंट बी पे रखा हुआ और एक मास है m3 पॉइंट सी पे रखा हुआ। ठीक है, और ये तीन मासेस हैं, एक 1.6 kg, एक 2 kg, एक 2.4 kg। आपको क्या फाइंड करना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो XCM कितना होगा, ठीक है, तो अगर आप XCM लिखोगे तो XCM हो जाएगा आपका m1x1, बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। तीन मासेज हैं तो m3x3 तक जाके रुक जाएंगे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ। x1 m1 मास कितना है, m1 मास दिया 1.6 kg, तो x1 y1 कितना है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हम x1 y1 बोलेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0,0। ठीक है, सेकंड मास है m2, m2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको हम x2 y2 बोलेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट m2 लाई कर रहा है आपका x एक्सिस पे, तो वो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1.2, और m3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, m3 लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 मीटर है। ठीक है, तो 1.0 कह सकते हैं। बस आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी और आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। क्लियर? और आंसर आपको मिल जाएगा ये थर्ड पार्ट इसका 0.4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। फिगर शोज ए कंपोजिट सिस्टम ऑफ टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड। दो लेंथ हैं, दो रॉड्स हैं, एक की लेंथ है l और दूसरे की लेंथ है 2l। ठीक है, ये जो रॉड है उसकी लेंथ डबल है जो कि इस रॉड की लेंथ है। क्लियर? देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स। ठीक है, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर इस रॉड का मास m है तो इस रॉड का मास कितना होगा, 2m। ठीक है, तो m1 फर्स्ट रॉड का मास, अगर हम m कहते हैं, तो m2 सेकंड रॉड का मास कितना हो जाएगा, 2m। क्लियर? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड्स हैं और अगर लेंथ डबल है तो मास भी कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो जो फर्स्ट रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा तो वो x1 y1, तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा l/2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 0, क्योंकि किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर में होता है। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट, ये टोटल लेंथ है l, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा l/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे l/2, 0। क्लियर? और जो 2m वाली रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ होगा मिड में, इसके मिड में, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा l। ठीक है, तो अब बस ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको दो 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 रॉड्स हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है। m के सेंटर ऑफ मास कितना है, ये है,
और 2m का जो सेंटर ऑफ मास वही है, और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का अगर हम एक्सीएम की बात करें तो एक्सीएम हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, बेसिक फॉर्मूला। तो m1 m है, x1 L/2 है, प्लस m2 2m है, और x2 0 है, अपॉन 3m, ठीक है। तो ये टोटल एक्सीएम कितना हो गया, L/6, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, L/6, ठीक है। y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें YCM, तो m1 y1 m1 m है, y1 0 है, प्लस m2 y2 m2 2m है, और y2 है आपका L अपॉन m1 प्लस m2 यानी m प्लस 2m यानी 3m। क्लियर। तो YCM कितना आ जाएगा, 2L/3, ठीक है। तो ये आ गया 2L/3, ठीक है। तो बेसिक जो कोऑर्डिनेट्स आए आपके इस पूरे सिस्टम के L/6 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 2L/3, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपको, ये थर्ड पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर ए, एक सर्कुलर प्लेट है और इसका डायमीटर कितना है ए, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट विद ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, और वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में, एक स्क्वायर प्लेट है और उसकी भी साइड कितनी है ए, ठीक है। द डेंसिटी एंड थिकनेस आर सेम एवरीवेयर, ये दोनों प्लेट्स की जो डेंसिटी है और जो थिकनेस है यानी सेम मटेरियल की बनी है और सेम थिकनेस है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम कहाँ होगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है। तो आप देखो प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो इसके सेंटर में होगा, और ये कॉन्टैक्ट से कितना डिस्टेंस होगा, ये a/2, ठीक है। अच्छा, और इस सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, इसके सेंटर में, और ये भी कॉन्टैक्ट से कितना होगा, a/2 डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्लियर बात इसमें ये होनी चाहिए कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अगर दोनों के मासेस इक्वल होते तो इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो भी कहाँ होता है, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो इनका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर दोनों के मास इक्वल होते, जितना मास इस सर्कुलर प्लेट का होता है उतना ही मास इस स्क्वायर प्लेट का होता, तो इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्टली मिड में होता है, वो मिड पॉइंट का है इनका कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन सिंस स्क्वायर प्लेट का मास ज्यादा है तो इनका जो सेंटर मास होगा, वो सेंटर मास जो होता है वो ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर मास इसका कहाँ आएगा, स्क्वायर प्लेट के अंदर, ठीक है। तो इसका सेंटर मास कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो इनसाइड द सर्कुलर प्लेट नहीं, क्योंकि सर्कुलर प्लेट का मास कम है, ये हो नहीं सकता। इनसाइड द स्क्वायर प्लेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेट का मास ज्यादा है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर प्लेट में शिफ्ट हो जाएगा सेंटर मास, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तब होता है जब दोनों के मासेस सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस सर्किल बनने में कम एरिया लगा है तो सर्किल का मास, सर्कुलर प्लेट का मास कम होगा, और स्क्वायर बनने में ज्यादा एरिया लगा है तो स्क्वायर स्क्वायर वाली जो प्लेट है उसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। आउटसाइड द सिस्टम इस केस में पॉसिबल नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट थी ABCD, इस पूरी स्क्वायर प्लेट में से ये 1/4 पार्ट इसका कट करके बाहर निकाल दिया गया, ये पार्ट रिमूव कर दिया गया। तो पूछा है रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट प्लेट होती है तो सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली सेंटर में होता है, और जब ये वाला पार्ट रिमूव किया तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट रिमूव कर दिया तो ये सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिधर से आपने पार्ट रिमूव किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास किस लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो लाइन होगी OA। सेकंड पार्ट काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, टू पार्टिकल्स A एंड B इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पार्टिकल्स हैं, कोई से दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का नाम है A और एक पार्टिकल है उसका नाम है B, क्लियर। और ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, या ये कुछ मास है m1 और ये कुछ मास है m2 और इन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लिया कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg, ठीक है। तो जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी ए पे लग रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी बी पे लग रहा होगा, क्योंकि ये म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। ये Fg बी ने लगाया है ए पे, और ये वाला जो Fg है वो ए ने लगाया है बी पे, ठीक है। तो जितना ए पे फोर्स लग रहा है उतना बी पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। जो इसकी वजह से ये मूव करना शुरू करते हैं। इनिशियली ये रेस्ट में थे, ठीक है, स्टार्टिंग में ये भी रेस्ट में था पार्टिकल ए, और स्टार्टिंग में ये भी रेस्ट में था, ठीक है। और मूव करना शुरू करते हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब ये मूव करते जाएंगे तो मान लिया किसी भी इंस्टेंट पे ये कह रहे हैं कि जो ए की वेलोसिटी है वो है v, और जो v की वेलोसिटी है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है 2v, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, VCM कितनी होगी, ठीक है। तो VCM होगी 0, क्यों?
आप बताओ स्टार्टिंग में वीसीएम कितनी है, तो स्टार्टिंग में ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो वीसीएम कैसे फाइंड करते हैं, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो स्टार्टिंग में जो वीसीएम होगी वो जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो स्टार्टिंग में वीसीएम भी क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जितना इस तरफ फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, जीरो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे, तो इसका मतलब सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो। अच्छा, सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी वीसीएम क्या थी, जीरो, और एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा कितनी रहेगी, जीरो। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, फोर्थ पार्ट। किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है वो सिर्फ कौन अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम के जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में है तो आगे भी हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। क्लियर, ये एकदम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरनल फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर, और इस सिस्टम पे यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सारे सारे इंटरनल फोर्स हैं, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इनिशियली वो